हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और बी फार्मा 6 सेमेस्टर बायो फार्मास्यूटिक्स की हम लोग यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही छोटी सी यूनिट है। तो चलिएगा बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते अपने आज के इस लेक्चर को। और स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बेस्ट बी फार्मा प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि आपको खाली पास नहीं टॉपर बनाया जा सके। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बात करूंगा कि मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आज तक मैं मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं अबाउट द बी फार्मा एंड उनको गाइडेंस एंड पास करा चुके हैं। एंड मोर देन 1,000 स्टूडेंट को आज तक हम लोग कॉलेज टॉपर बना चुके हैं। तो अगली बारी आप लोगों की है, तो बिल्कुल भी लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम से और फ्री माइंड होकर के लेक्चर को देखिएगा। यहाँ पर अगर जो मैं बात करता हूँ बेटा जी, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। अब देखिए कंपार्टमेंट मॉडल हमारा किस चीज का पार्ट है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल का हमारा एडीएमई के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पर हमारा देखते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हेल्प अंडरस्टैंड हाउ ड्रग आर एब्जॉर्ब डिस्ट्रीब्यूट एंड एलिमिनेटेड इन द बॉडी। हमारा क्या है बेटा जी, बेसिकली जो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल है इसी का तो पार्ट है हमारा कंपार्टमेंट मॉडल। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल जो है वो हमारे क्या है, सहायता करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, और एलिमिनेशन मतलब उसका बेटा जी मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन किस प्रकार से हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। ये सारी की सारी प्रोफाइल्स को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, इन चीजों को जानने के लिए हमारा क्या है, फार्माकोकाइनेटिक मॉडल हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ में अगर जो यहाँ पर बात करूं, द बॉडी इज ऑफन रिस्पॉन्डेड हमारा किसके लिए, कंपार्टमेंट टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। हमारी कि हमारा क्या बेटा जी, जो हमारा ये बॉडी है बेसिकली जो हमारी, वो हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रकार से रिस्पॉन्स करती है, अलग अलग प्रकार से चीजों को क्या है हमारा बेटा जी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो हमारा कंपार्टमेंट मॉडल है, जो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, इनको सिंप्लीफाई करके कैसे बताया जा सके, उसके लिए हमारा फार्माकोकाइनेटिक मॉडल में एक मॉडल इनबिल्ड होता है, जो कि क्या है हमारा फार्माकोकाइनेटिक कंपार्टमेंट मॉडल। ठीक है जी। अब मल्टीपल या फिर मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में बात करें तो मोर रियलिस्टिक डेट वन कंपार्टमेंट मॉडल हमारा कि बेसिकली क्या है कि सभी कंपार्टमेंट मॉडल में से हमारा जो एक रियलिस्टिक जो लगता है वो हमारा क्या है कि मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल है। अब देखिए मेनली हमारे 3 क्लास में इनको डिवाइड किया जाता है। हमारा एक रहता है बेटा जी क्या, सिंगल कंपार्टमेंट मॉडल, एक होता है 2 कंपार्टमेंट मॉडल और एक रहता है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल, है ना। और हमारा इस लेक्चर में हम लोग क्या, हमारा मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में ही बात करने वाले हैं, जहां पर हमारा 2, 3 या फिर मोर देन 3 कंपार्टमेंट मॉडल्स में हमारे आएंगे जब हम आगे अभी क्लासिफिकेशन को देखेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे कि कंपार्टमेंट आखिर क्या होता है। तो देखिएगा, कंपार्टमेंट इज अ हाइपोथेटिकल स्पेस वेयर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली। कंपार्टमेंट हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारे एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्पेस होता है जिसके अंदर हमारी जो ड्रग है वो यूनिफॉर्मली यानी कि इक्वल बेसिस पर हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है। यानी कि अगर जो बॉडी के इस हिस्से में जानी है तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी और इस हिस्से में जानी है तो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। साथ ही साथ बात की जाए, इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ऑर्गन बट अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विद सिमिलर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक हमारा। अब यहां पर बात की जाए तो हमारे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा जी किसको, हमारे ग्रुप ऑफ टिश्यूज को जो हमारा उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए सिमिलर है, यानी कि उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए यूजफुल है। और साथ ही साथ बात की जाए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक कैसा रहेगा उस पर्टिकुलर ड्रग का मल्टीपल टिश्यूज के लिए, इसके बारे में हमें बेसिकली ये मॉडल बताता है। ये नहीं बताता कि स्पेसिफिक इस ऑर्गन के लिए काम करेगा, स्पेसिफिक इस ऑर्गन के नहीं, मल्टीपल टिश्यूज के लिए किस तरीके काम करेगा, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज के लिए, उसके बारे में बेसिकली हमें मॉडल एक्सप्लेन करता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल ओवरव्यू के बारे में, तो बेटा जी देखिएगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट अकर्स हमारा इंस्टेंटली थ्रू आउट द बॉडी। अब बात की जाए तो जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा तुरंत इंस्टेंटली नहीं, थ्रू बॉडी के अंदर गया तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो गया, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ड्रग गई, थोड़ा सा होल्ड होती है, उसके बाद में बॉडी उसको एनालाइज करती है कि इसको बेसिकली किस काम के लिए आई है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर हमने नाम लिखा हुआ है कि भाई ये दवाई दिल के पास में जानी चाहिए, ये दवाई किडनी के पास में जानी चाहिए, ये दवाई लीवर के पास में जानी चाहिए, नहीं, बॉडी उस पर्टिकुलर ड्रग को एनालाइज करती है
कि ये बेसिकली कौन से टिश्यूज पर काम करने के लिए आई है। अब मान लीजिए उसको बॉडी को लगा कि ये लीवर वाले टिश्यूज पर काम करने के लिए आई है, ऑर्गन के बारे में नहीं पता लगा, ये पता लगा है कि इस टिश्यू पर काम करने के लिए आई है, तो ये तो क्या है, लीवर वाले टिश्यूज से मैच कर रहा है, तो उस वाले टिश्यू के पास भेज देते हैं। तो ये बेसिकली हमारी मेनली बॉडी काम करती है। कभी सोचा कि हमने कभी हमारे हार्ट के लिए कोई दवाई ली है, तो वो दवाई हार्ट में ही कैसे चली गई, वो दवाई और कोई ऑर्गन के पास क्यों नहीं गई? बिकॉज हमने उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से की, उसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को ऐसे स्टडी किया है हमने कि हमारी बॉडी उसके लिए इसी तरीके से रिस्पॉन्स करेगी कि बॉडी को पता लग जाएगा कि हाँ ये हार्ट के टिश्यूज से मैच कर रही है बॉडी, कि जो मोइटी आई है तो उसको हार्ट के टिश्यू के पास में भेजना है। ठीक है जी। बात साथ ही साथ बात की जाए, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ड्रग रीचेज सेंट्रल कंपार्टमेंट फर्स्ट, देन पेरिफेरल कंपार्टमेंट। अब यहां पर दो कंपार्टमेंट के बारे में बात हुई है बेटा जी, एक हुई है सेंट्रल कंपार्टमेंट के बारे में बात और एक हुई है पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बारे में बात। अगर जो मैं सेंट्रल कंपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो यहां पर हमारा एग्जांपल आता है सबसे बेस्ट हमारा हार्ट का, और अगर जो मैं पेरिफेरल कंपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो यहां पर सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है हमारा किसका बेटा जी, मसल्स का। तो सबसे पहले जब हमारी जो ड्रग है, जब उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो जब ड्रग हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच आउट करती है तो सबसे पहले वो किसके पास में जाती है, सेंट्रल कंपार्टमेंट के पास में जाती है, और फिर किसके पास में जाती है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट के पास में। इसी के साथ में बात की जाए, दीज मॉडल्स आर मोर एक्यूरेट फॉर मेनी ड्रग्स। हमारी बहुत सारी ड्रग्स के लिए एक्यूरेसी शो करते हैं, बहुत सारी ड्रग्स के लिए एक्यूरेसी शो नहीं करते, क्योंकि ये परमानेंट मॉडल नहीं है, किसी के लिए काम करता किसी के लिए नहीं करता। बहुत सारी मेडिसिन्स के लिए काम बेसिकली हमारे करता है ना। और पिछले लेक्चर में, पिछली यूनिट में मैंने आप लोगों को काफी सारे एग्जांपल्स भी इससे रिलेटेड बताए थे। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो मल्टीपल कंपार्टमेंट मॉडल के टाइप्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। 2 कंपार्टमेंट मॉडल रहेगा हमारा, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है। हमारा 3 कंपार्टमेंट मॉडल रहेगा, और मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल जिसके अंदर हमारे मोर देन 3 कंपार्टमेंट्स बेसिकली इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है जी, चलिएगा। अब यहाँ पर यहीं से ही हमारा जन्म होता है क्या बेटा जी, 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल का, जिसका हम लोगों को यहाँ पर जिक्र करना है। मल्टीपल कंपार्टमेंट हो गया अपना। 2 कंपार्टमेंट ओपन मॉडल के बारे में बात की जाए तो हमारे यहाँ पर 2 कंपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं, जो अभी बात की थी, सेंट्रल कंपार्टमेंट हमारा रहता है, और दूसरा हमारा पेरिफेरल कंपार्टमेंट रहता है। सेंट्रल कंपार्टमेंट में अगर जो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक एग्जांपल आपको हार्ट का दिखाई देगा, और मैंने ये एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। और यहीं पर आप बेटा जी पेरिफेरल कंपार्टमेंट का एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर आपको मसल का एग्जांपल दिखाई देगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। उसके अलावा यहाँ पर लीवर भी एग्जांपल है सेंट्रल के लिए, और हमारा फैट क्या है, पेरिफेरल के लिए एग्जांपल लिया गया है ना। तो जो मैंने चीज आपको बताई थी वो यहाँ पर आपने देख ली। अब बात करते हैं कि सेंट्रल कंपार्टमेंट आखिर होता क्या है। तो ब्लड एंड हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स जो हमारे रहते हैं, ब्लड और जो भी हमारे हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन रहते हैं, जैसे कि लीवर या फिर हार्ट हमारा, उनके लिए हमारा सेंट्रल कंपार्टमेंट हमारा यूज होता है। और पेरिफेरल कंपार्टमेंट किसके लिए यूज होता है बेटा जी, हमारा लेस परफ्यूज्ड जो हमारे टिश्यू रहते हैं उनके लिए हमारा क्या बेटा जी, पेरिफेरल कंपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ ही साथ ओपन यानी कि मींस ड्रग कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब ओपन का मतलब क्या है कि हमारा वो कंपार्टमेंट मॉडल्स है जहां से हमारी ड्रग क्या है, एलिमिनेट आउट भी होगी, यानी कि बाहर भी हमारी ड्रग क्या है, बॉडी से रिमूव आउट होगी। तो ओपन वर्ड हमारा बेसिकली इस चीज को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा 2 कंपार्टमेंट मॉडल आईवी बाउल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब जहां पर भी आईवी वर्ड आ जाए, यानी कि हमारा क्या बेटा जी, इंट्रावीनस है सबसे पहली बात तो ये। अब यानी कि ड्रग हमारी कहां पर, एब्जॉर्प्शन वाले स्टेप को तो स्किप कर गई है, सीधा कहां पहुंची है, सिस्टमिक सर्कुलेशन पे। यानी कि बायो अवेलेबिलिटी हमारी क्या 100% है। ये सब कुछ मैं पहली और दूसरी यूनिट में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ा जाकर के पढ़ लेना बेटा जी। ठीक है जी। तो देखिएगा, ड्रग इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द सेंट्रल कंपार्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो आईवी है, तो इस केस में क्या हुआ कि जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्टली कहां पर गई, सेंट्रल कंपार्टमेंट में गई। कहां पर गई, ब्लड स्ट्रीम में गई, यानी कि फर्स्ट यानी कि सेंट्रल कंपार्टमेंट में सीधा पहुंची। उसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज हमारा आया, जहां पे हमारा अल्फा फेज रहेगा, ड्रग मूव फ्रॉम द सेंट्रल टू पेरिफेरल, है ना। अब क्या होगा, हमारा बेसिकली वो सेंट्रल कंपार्टमेंट में पहुंच गई। अब क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या फेज आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अब जाकर के वो हमारी जो ड्रग है वो कहां पर पहुंचेगी बेटा जी, हमारी पेरिफेरल कंपार्टमेंट पे पहुंचेगी। क्योंकि पहली स्टेज में कोई भी ड्रग कहां पर पहुंचती है बेटा जी, अगर जो उसका एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी आ रही है या फिर डायरेक्टली भी हमने ब्लड स्ट्रीम में भेजी है, तो बेटा जी सबसे पहले वो ड्रग कहां पर जाएगी, हमारी सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाएगी। फिर सेकंड में हमारा क्या है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाएगी, वो यहां पर हो रहा है। एलिमिनेशन फेज यानी कि बीटा फेज हमारा रहेगा। अल्फा फेज हमारा क्या रहता है कि हमारी जो ड्रग है
वो सेंट्रल से पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जाएगी, और बीटा फेज हमारा क्या रहता है, अब ड्रग हमारी क्या है, एलिमिनेशन फेज में जा रही है, यानी कि ड्रग एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट। हमारी ड्रग क्या है, सेंट्रल कंपार्टमेंट्स में से बाहर की तरफ पूरी की पूरी एलिमिनेट आउट हो चुकी है। ये वो एलिमिनेशन नहीं है कि बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, एलिमिनेशन यहां पर बात हो रही है कि सेंट्रल कंपार्टमेंट्स में से पूरा अलग होकर के पेरिफेरल में, वो हमारी क्या है, पेरिफेरल कंपार्टमेंट में जा चुकी है। ठीक है जी, चलिएगा अब यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू चीजों को बताने का कोशिश करूं, तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट डायग्राम हियर शोइंग सेंट्रल कंपार्टमेंट, पेरिफेरल कंपार्टमेंट एंड एलिमिनेशन फ्रॉम द सेंट्रल। अब यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो हमारा क्या है, यहाँ पर एक ग्राफिकली चीजों का रिप्रेजेंटेशन किया गया है। हमारा यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ बन रहा है, एक हमारा कर्व लाइक ग्राफ बन रहा है। अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमारा एलिमिनेशन फेज यहाँ पर log C वाला हमारा क्या है, ये रहा। यहां से हमारा क्या हो रहा है, एलिमिनेशन फेज बेसिकली स्टार्ट हो रहा है पर्टिकुलर ड्रग का। उसी के अलावा हम लोग बात करें ट्रू प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व, हमारा log C वैल्यू हमारा है, रेजिडुअल लाइन हमारी क्या है, log CR वैल्यू है हमारी। तो यहां पर देखिएगा एक हमारा क्या है, लीनियर है, और एक हमारा क्या है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि स्लोप हमारा बन रहा है ना। तो ये वाला स्लोप हमारा क्या बेटा जी, अल्फा कंपार्टमेंट का है, और ये वाला स्लोप क्या हमारा, बीटा कंपार्टमेंट का है। यानी कि ये वाला जो स्लोप है, यहां से हमारी ड्रग एलिमिनेशन फेज की तरफ जा रही है, और ये वाला जो स्लोप है वो हमारा क्या बेटा जी, हमारी ड्रग सेंट्रल से पेरिफेरल कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर रही है। अभी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हुई है, यहां पर हमारी एलिमिनेशन फेज की तरफ ड्रग मूव कर गई है, जो कि हमारा बीटा कंपार्टमेंट के अंदर आता है। आगे बात करें टू कंपार्टमेंट मॉडल की इक्वेशन के बारे में बेटा जी, तो टू कंपार्टमेंट मॉडल की इक्वेशन क्या बोलती है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन Cp इज डिस्क्राइब्ड एज, हमारा Cp क्या रहेगा, AE हमारा अल्फा टी प्लस BE बीटा टी हमारा रहेगा। तो हमारा A एंड B हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंटरकैप्ट से हमारा, और अल्फा बीटा हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है। जहां पर A और B लिया गया है वो हमारा क्या बेटा जी, हमारा इंटरकैप्ट से हमारा बेटा बेसिकली, और जो अल्फा और बीटा यहाँ पर लिया गया वो हमारा क्या बेटा जी, रेट कांस्टेंट है, और T तो हमारा क्या है, टाइम टेकन रहता ही है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिएगा जी, आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू कंपार्टमेंट मॉडल की। जो हमारा टू कंपार्टमेंट मॉडल होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या क्या रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा बेटा जी, बायो एक्सपेंशियल डिक्लाइन इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हमारा है ना, कि बायो एक्सपोनेंशियल जो हमारा क्या है, डिक्लाइन रहेगा किसके अंदर, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर। अभी ग्राफ में हमने देखा था डिक्लाइन फेज में था, है ना। डिस्टिंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन फेज हमारा यहाँ पर रहेगा, कि हमारा क्या रहेगा बेटा जी, जो एलिमिनेशन फेज रहेगा, और साथ ही साथ बात की जाए कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, दोनों के दोनों फेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बात की जाए बेटर फिट ड्रग विद नॉन क्या है, इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा कि हमारी इस पर्टिकुलर मॉडल में कौन सी ड्रग ज्यादा अच्छे से फिट होती है, जो नॉन इंस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि जिसका तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन फेज में ना जाने की कोशिश करे वो, जो कि क्या है कि शांति से आराम से डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाए, ऐसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए हमारा क्या है, ये मॉडल सुटेबल रहता है, बेटर फिट होता है ना। अगर जो हम लोग बात करें आईवी इन्फ्लूजन के बारे में, आईवी इन्फ्लूजन हमारा एक्स्ट्रावास्कुलर रूट इन टू कंपार्टमेंट मॉडल के बारे में बात करें, तो मॉडल एडिपेक्ट्स टू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स। हमारे यहाँ पर क्या रहेगा बेटा जी, कि बेसिकली ये हमारा मॉडल जो रहेगा, यहाँ पर हमारे क्या रहेंगे, डिफरेंट रूट्स हमारे यहाँ पर पिक होंगे फॉर दी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मोर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन यूज हमारी, अब यहाँ पर क्या होगी, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का यूज होगा, और इंपॉर्टेंट रहता हमारा क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक के लिए हमारा जो ये टू रूट कंपार्टमेंट मॉडल हमारा बेसिकली रहता है। अगर जो मतलब क्लिनिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करें, तो मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शंस ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन, हमारा कि ज्यादा एक्यूरेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा जी, क्या है, जो ड्रग की प्रिडिक्शंस है कि ये पर्टिकुलर ड्रग ऐसे काम करेगी, ऐसे क्या करेगी, ये सब कुछ होगा, तो वो ज्यादा एक्यूरेट हमें यहाँ से शो हो सकता है। हमारी ड्रग की डिजाइनिंग और डोज रेगिमेंट्स के लिए हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे। और साथ ही साथ बात की जाए तो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा ड्रग विद नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, कि जिस पर्टिकुलर ड्रग का जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो नैरो रहता है, उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए बेटा बेसिकली हमारा ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारा जो रूट टू कंपार्टमेंट मॉडल हम लोग देख रहे हैं। अब हमारा लिमिटेशन क्या होती है मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल की, तो सबसे पहले क्या है बेटा जी, हमारा मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कैलकुलेशन हमें रिक्वायर रहती है। दूसरी बात करी जाए तो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एग्जैक्ट नंबर ऑफ द कंपार्टमेंट्स, की कितने नंबर ऑफ द कंपार्टमेंट्स हमारे वहां पर हैं,
उनके एग्जैक्ट नंबर को डिफाइन करना यहाँ पर डिफिकल्ट होता है। और मे नॉट फिट और ऑल ड्रग परफेक्टली हमारी कि सभी पर ड्रग्स के लिए एक्यूरेटली सही से फिट नहीं होता है हमारा मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल्स। तो ये हमारे क्या है कुछ लिमिटेशंस है हमारे मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल की। बट जिन ड्रग के लिए जो ड्रग इसके अकॉर्डिंग फुलफिल करती है क्राइटेरियाज को, जो ड्रग ये फिट होती है इस कंपार्टमेंट मॉडल में, उसके लिए बड़ा ही अच्छा हमारा ये मॉडल रहता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर अगर जो मैं ओवरऑल लेक्चर की समरी की बात करूं प्यारे बच्चों, तो हमारा अगर जो बात करता हूं तो मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल हमारा क्या बेटा जी एक एडवांस्ड मॉडल है किसका, फार्माकोकाइनेटिक का। टू कंपार्टमेंट ओपन मॉडल हमारा क्या है वाइडली यूज होता है इसके अंदर। और साथ ही साथ बात की जाए तो बेटर रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा उनका एलिमिनेशन, कि जो हमारा क्या है रियल वर्ल्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और जो उनका एलिमिनेशन है उसको बेटर एक्सप्लेन करता है कौन, हमारा मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल। और जो हमारा मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल का एक पार्ट टू कंपार्टमेंट मॉडल है वो ज्यादा हमारा यूज होने वाला, हमारा वाइडली यूज होने वाला हमारा मॉडल है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर जो मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैनी ड्रग्स आर गिवन मल्टीपल टाइम टू मेंटेन थेरेप्यूटिक लेवल, कि हमारा जो थेरेप्यूटिक लेवल रहता है बेटा जी उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स रहती है जिनको मल्टीपल टाइम हम लोगों को देना पड़ता है ना, जिनको हमें क्या है मल्टीपल टाइम्स देना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग कभी कभी आप लोगों के सर में दर्द होगा, आपने डिस्प्रिन टैबलेट खाई होगी, खाई है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सुबह भी डिस्प्रिन खाई, शाम को भी, सुबह दोपहर शाम ऐसे चल रही है, नहीं, वो हमारी कभी कभी यूज होने वाली मेडिसिन है। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी को क्या है फीवर आया हुआ है, अब उसे क्या है कि प्रोलोंग क्या है कि डेली बेसिस पर मल्टीपल टाइम्स क्या है मेडिसिन को इनटेक करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर हमारी हो रही है। अब यहीं पर हम लोग बात करें आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग की, तो आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग हमारी किस चीज में सहायता करता है, हेल्प इन रीचिंग एंड मेंटेनिंग स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल, हमारा कि हमारी जो स्टेडी स्टेट ड्रग लेवल है उस तक पहुंचने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसमें हमारी हेल्प करता है आईवी बाउल मूवमेंट हमारा जो रहता है, आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग हमारा जो रहता है। बात की जाए इंपोर्टेंट फॉर, किस चीज के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है बेटा जी हमारा ये ड्रग्स विद शॉर्ट हाफ लाइफ और नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। अब जो हमारा आईवी बाउल बेटा जी हमारा मल्टीपल डोजिंग है, ये किस चीज के लिए हेल्पफुल रहता है, हमारा उन ड्रग्स के लिए हेल्पफुल रहता है जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, और साथ ही साथ बात की जाए तो उनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स वो क्या होता है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है। तो वहां पर हमारा बेसिकली आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग हमारा यूजफुल रहता है। इसके अलावा बात की जाए बेटा जी तो हमारा जो आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग है ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में अगर जो हम लोग जाने तो सबसे पहले बात की जाए तो हमारा आईवी बाउल से बेटा जी रैपिड इंजेक्शन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, हमारा कि हमारा क्या है बेटा जी कि यहाँ पर सबसे पहली चीज तो क्या होता है, क्योंकि देखिए आईवी है यानी कि इंट्रावीनस के बारे में बात हो रही है, और इंट्रावीनस इंजेक्शन हमें पता है कि सीधा ब्लड के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, है ना, हमारी नसों को देख करके यहाँ पर इंजेक्शन लगा तो सीधा ब्लड में पहुंची हमारी दवाई। तो क्या होता है बेटा जी हमारा जो इंजेक्शन रहते हैं वहां से क्या है ड्रग की जो डिलीवरी है वो डायरेक्टली कहाँ पर होती है, ब्लड स्ट्रीम में होती है। साथ ही साथ बात की जाए मल्टीपल डोजिंग की तो रिपीटेड डोज एट फिक्स्ड इंटरवल, हमारे कि हमें क्या है कि हमारी जो मेडिसिन है उसकी जो डोज है बेटा जी वो हमें क्या है बार बार देनी है, पर लेकिन फिक्स इंटरवल पर देनी है। फिक्स इंटरवल पर कैसे, जैसे कि मैंने कोई दवाई आज ले रहा हूं, आज मुझे दिन में 3 बार कोई दवाई लेनी है तो मैं 8-8 घंटे के गैप पर लूंगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 या 24। मुझे कोई दवाई एक दिन में 2 बार लेनी तो मैं 12-12 घंटे के इंटरवल पर लूंगा। एक दिन में एक ही दवाई लेनी है तो मैं विद इन 24 आवर्स में नेक्स्ट 24 आवर बाद उस दवाई को यूज करूंगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट दवाइयों का हमारा ये रहता है। अब ये रो वाला साइन आप लोग याद रखिएगा फिक्स्ड इंटरवल के लिए, अभी जब मैं आगे आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक इक्वेशन बताऊंगा, वहां पर आप लोगों को ये काम आएगा। गोल की बात करें तो मेंटेन ड्रग कंसंट्रेशन विद इन थेरेप्यूटिक रेंज, हमारा कि जो हमारा थेरेप्यूटिक रेंज है, जैसे हम लोगों ने जब मैंने आप लोगों को बायोएबिलिटी पढ़ाया था तो बेटा जी MSC था, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, जो हमारा थेरेप्यूटिक लेवल है वो इतना ही हो सकता है। अब हमारा जो थेरेप्यूटिक लेवल है और ये MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, किसी भी दवाई को काम करना है तो वो MEC को क्रॉस करना चाहिए और MSC के अंडर में रहना चाहिए, यही बात थी। अब यही चीज हमारी क्या है बेटा बेसिकली यहाँ पर बोली गई है कि जो हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग हमारा यूज होता है, ताकि कि जो थेरेप्यूटिक रेंज है वो हमारी क्या रह सके बेटा जी,
ये हमारी जो मेडिसिन है वो इस रेंज में रह सके, ना तो इससे ऊपर जाए और ना ही इससे नीचे आए। इससे नीचे आएगा तो कुछ भी नहीं शो होगा और इससे ऊपर चला गया तो टॉक्सिक इफेक्ट भी शो होने लगेंगे। तो जो हमारी थेरेप्यूटिक विंडो है इसी में ही, इसी रेंज में हमारी ड्रग जो है वो लाई करती रहे। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल के बारे में। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन राइज आफ्टर ईच डोज, हमारा जो भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है हर एक डोज के बाद में बेसिकली हमारा वो राइज होता है। शो पीक यानी कि सी मैक्स एंड थ्रू सी मिनिमम लेवल। हमारा क्या होता है बेटा जी, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है क्या मिनिमम, सी मिनिमम हमारा यानी कि क्या मिनिमम कंसंट्रेशन हमारा, और हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन यानी कि पीक लेवल तक। पीक लेवल यहां तक आएगा, मिनिमम हमारा यहां से स्टार्ट होगा जहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाली बात यहां पर हुई है ना। एक्यूमुलेशन कंटिन्यूअस अंटिल स्टेडी स्टेट इज रीच्ड हमारी। अब ये चीज हम लोग कब तक कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, जब तक हमारी जो स्टेडी स्टेट है वो हमारी क्या हो जाती है, रीच आउट नहीं हो जाती। जब तक हम लोग हमारी स्टेडी स्टेट तक पहुंच नहीं जाते तब तक हमारी ये चीज हम लोग कंटिन्यूअसली यानी कि कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। अब बात करते हैं एक्यूमुलेशन एंड स्टेडी स्टेट के बारे में। अब देखिएगा बेटा जी, जो भी टर्म हमारी आ रही है मैं तुरंत आपको बता रहा हूं। जैसे यहाँ पर ड्रग कंसंट्रेशन के बारे में बात आई, प्लाज्मा कंसंट्रेशन आ गया। जैसे यहाँ पर हमारी आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग के बारे में बात आई, तुरंत आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हमारी क्या है, एक्यूमुलेशन और स्टेडी स्टेट। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारा एक्यूमुलेशन क्या होता है। ड्रग बुल्ड्स अप इन द बॉडी इफ द डोजिंग इंटरवल इज शॉर्टर देन द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। क्या बात बोली गई बेटा जी, जो हमारी ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी बेटा जी, बिल्ड अप हो जाएगी। बिल्ड अप हो जाएगी यानी कि अपनी जगह बनाने लगेगी। क्यों बनाने लगेगी, क्योंकि कि अगर जो हम लोग जो हमारा डोज इंटरवल है, जो हमारा डोज इंटरवल यानी कि जितने टाइम में हमें अपनी अगली मेडिसिन देनी है उससे शॉर्टर टाइम में, है ना, हमारी जैसे हाफ लाइफ मान लीजिए क्या है, किसी मेडिसिन की हाफ लाइफ जो है समझिए कि 6 आवर्स है और हम लोग उससे पहले ही यानी कि 4 आवर में ही अपनी दवाइयां देने लग रहे हैं। तो क्या है हमारे यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी ड्रग है वो क्या है, बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, है ना, क्या देन द एलिमिनेशन हाफ लाइफ। और वहीं पर हम लोग स्टेडी स्टेट की बात करें तो रेट ऑफ ड्रग इनपुट इक्वल्स टू रेट ऑफ एलिमिनेशन, कि कितनी ड्रग का इनपुट हमारा हो रहा है और कितनी ड्रग हमारी क्या है, किस रेट से हमारी जो ड्रग है या कितना रेट ऑफ ड्रग का हमारा क्या है एलिमिनेशन हो रहा है, वही हमारा किसके अंदर आता है बेटा, बेसिकली हमारा स्टेडी स्टेट के अंदर आता है। तो हमारा क्या है, अचीव्ड आफ्टर दैट इज 4 to 5 हाफ लाइफ हमारा जो रहता है। बेसिकली हम लोग जो हमारी कौन सी स्टडी स्टेट हमारी रहती है, जब हम लोग क्या है 4 से 5 हमारी हाफ लाइफ हमारी क्या कर चुके होते हैं बेटा जी, हमारी मीजर कर चुके होते हैं, तब हमें इस चीज के बारे में बेसिकली पता लगता है। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा कौन कौन से फैक्टर जो हमारे स्टडी स्टेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा डोज इंटरवल, कि हमारी जो डोज है वो कितने टाइम पीरियड के बाद में दी जा रही है। सेकंड हमारा जो एलिमिनेशन यानी कि जो हाफ लाइफ है वो हमारी कितनी है, बेसिकली डोज का साइज कितना दिया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वीडी हमारा कितना है, और क्लियरेंस रेट ऑफ क्लियरेंस यानी कि सीएल हमारा कितना है। ये सभी के सभी वो फैक्टर्स हैं जो हमारे क्या करते हैं बेटा जी, ड्रग को बेसिकली स्टेडी स्टेट को इफेक्ट करते हैं। बात की जाए यहाँ पर हमारा कौन सी इक्वेशन रहते हैं बेटा जी, ड्रग कंसंट्रेशन आफ्टर एंड डोजेस हमारा, कि हमारे कितना नंबर ऑफ डोज हमारा दिया तो वहां से हमारा ड्रग कंसंट्रेशन कितना रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला बेटा जी ये है जो कि आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। अब मैंने आप लोगों को एक रो का साइन बताया था, तो हमारा क्या डोजिंग इंटरवल है, देखिए लिखा हुआ के, आप लोग देखोगे फॉर्मूला में के हमारा टर्म यूज हो रहा है, दैट वाज हमारा क्या बेटा जी एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है। सी हमारा क्या बेटा जी, हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन है। हमारा एन बात की जाए, जो हमारा एन यूज हो रहा है, एन हमारा क्या है नंबर ऑफ डोजेज है बेटा जी, और टी हमारा क्या है कि हमारा टाइम आफ्टर लास्ट डोज, हमारा कि लास्ट डोज हमने दी थी उसके कितने टाइम बाद हम लोग नेक्स्ट डोज दे रहे हैं, वो हमारा टी होता है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के थ्रू हमारा आईवी जो हमारा बुल्स डोजेज होती है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आगे बात की जाए बेटा जी तो यहाँ पर आप लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारी चीजों का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने mg पर ml लिया हुआ है और इधर हम लोगों ने हमारा क्या बेटा जी डोज बेसिकली लिया हुआ है, पहला डोज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे क्या बेटा जी ये आवर्स दिए हुए 56 आवर, 48, 40, 32, 24, 16, 8 हर 8 आवर के गैप के बाद में यहाँ पर चीजों को हमारा लिया गया है, ठीक है जी। तो हमारा क्या है 10 ml दिया, फिर वो भाई हाफ लाइफ उसकी आई 5 ml, जब वो बचा फिर नेक्स्ट आध घंटे बाद अगली डोज दे दी। अब देखो कैसे ये चीज होती है,
हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जैसे मैंने 10 ml ड्रग दी, अब हाफ लाइफ कितनी होगी, जब मेरी इस बॉडी में से 5 ml बाहर निकल जाएगी तो ये हाफ लाइफ हो गई, जितने टाइम में भी निकली। अब क्या हुआ कि मेरी कोई ड्रग है ए नामक मेरी कोई ड्रग है, मैंने उसको दिया सबसे पहले 10 ml, अभी टाइम टेकन 0 है, 10 ml मैंने दे दिया। अगले 8 घंटे में ये मेरी बॉडी में 5 ml बची और मैंने 8 घंटे बाद फिर से 10 ml दे दिया, तो ये कहां पर पहुंच जाएगी बेटा, जब सीधा 15 ml पर पहुंचेगी। अब 15 ml का हाफ लाइफ कितना बैठेगा, 7.5 ml। अब ये ड्रग कहां पर आएगी बेटा जी, 7.5 ml पर जब आएगी तो मैं अगले 8 घंटे बाद 7.5 ml पर आएगी, फिर से 10 ml दे दिया, तो अब ये कहां पर पहुंच जाएगी बेटा जी, मेरी 17.5 ml। अब 17.5 ml का हाफ लाइफ कितना बैठेगा बेटा जी मेरा, जब मैं अगले 24वें घंटे पर जब मैं दवाई दूंगा अपनी, तो मेरा हाफ लाइफ यहाँ पर कितना बैठेगा, जब ये डिक्रीज होकर के आएगा मेरा जो 17.5 ml है, अब इस 17.5 को जब हम लोग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा बेटा जी हमारा 8 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा 8 पॉइंट समथिंग ml बचा। अब 10 ml फिर से दे दिया गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा बेटा जी, लगभग 19 ml के लगभग चला जाएगा। अब क्या होगा कि फिर से 19 का हाफ समझिए 19 ml हो गया, 19 का आप कितना बचेगा बेटा जी मेरा 9.5, तो 9.5 ml जब मेरा वापस आएगा अगले 32वें घंटे पर, फिर से मैंने 32वें घंटे पर 10 ml दे दिया, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा बेटा जी, हमारा ये बेसिकली 9.5 था, 10 ml और दे दिया, हमारा क्या 19.5 हो गया। अब 19.5 का फिर से हाफ आएगा, तो इस तरीके से हमारी क्या है बेटा जी, ये हमारी बेसिकली क्या है, चीजें हमारी हाफ लाइफ बेसिकली चलती रहती है, जो हम लोग हमारी बॉडी के अंदर चीजों को अज्यूम करते हैं। इस तरीके से हमारा टाइम पीरियड गैप बेसिकली देखने को हमें मिलता है। आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, तो हमारी देखिए पहली डोज, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से हमारी रहती है। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टडी स्टेट, हमारे की स्टडी स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। जैसे हमारा यहाँ पर बात की जाए बेटा जी, तो हमारा क्या है, पीक एंड थ्रोट कंसंट्रेशन के बीच में हमारा क्या रहेगा बेटा जी, यहाँ पर फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ बात की जाए नो नेट एक्यूमुलेशन आफ्टर रीचिंग स्टडी स्टेट, कि कोई नेट एक्यूमुलेशन हमारा यहाँ पर नहीं रहेगा जब हम लोग स्टडी स्टेट तक, हमारी पीक स्टेट तक पहुंच चुके होंगे। और लास्ट बात की जाए तो हमारा क्या है बेटा जी, यहाँ पर कॉन्स्टेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा हर एक डोज के बाद में। आगे मूव करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ थेरेप्यूटिक विंडो, कि हमारा जो थेरेप्यूटिक विंडोज का इंपोर्टेंस क्या होते हैं बेटा जी। तो जैसे ड्रग कंसंट्रेशन मस्ट रिमेन बिटवीन किस किस के बीच में, MEC यानी कि मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, और MTC यानी कि मैक्सिमम टॉक्सिक हमारे, या फिर मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, MSC मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर क्या MTC मतलब मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन यहाँ पर बोला गया है, इसी को हम लोग क्या MSC भी बोलते हैं, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। इसी के बीच में हमारा थेरेप्यूटिक विंडो रहना चाहिए। स्टडी स्टेट एंश्योर ड्रग रिमेन विद इन दिस रेंज, अब जो स्टडी स्टेट है वो यही एंश्योर करता है कि जो हमारी ड्रग है वो इन्हीं दोनों रेंज में रहे, MEC और MSC के बीच में, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बीच में ही रहे। स्टडी स्टेट का मेनली हमारा काम यही होता है, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं क्लिनिकल रिवलेंस के बारे में। तो प्रॉपर डोजिंग शेड्यूल्स प्रिवेंट टॉक्सिसिटी और थेरेप्यूटिक फेलियर। हमारा अगर जो हम लोग क्या है, किसी भी पर्टिकुलर डोजेज हमारी दे रहे हैं, कोई भी दवाई हमारी दे रहे हैं, तो अगर जो प्रॉपर डोजिंग हो रही है, शेड्यूल टाइम से हो रही है कि टाइमली उस दवाई को लिया जा रहा है, तो जो पर्टिकुलर ड्रग का जो टॉक्सिसिटी होगा और जो थेरेप्यूटिक फेलियर होंगे वो हमारे बेसिकली उन दोनों ही चीजों से क्या है, प्रिवेंट यानी कि बचाव हो सकता है। उसी के साथ साथ बात की जाए एसेंशियल इन द क्रोनिक थेरेपीज, हमारे बेसिकली हमारे क्रोनिक थेरेपीज में ये चीज बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाती है, जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक्स का, एंटी इपेथेलिक्स का हमारा एग्जांपल, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। एडजस्टमेंट नीड इन द रीनल या फिर हेपेटिक इम्प्लीमेंट्स हमारे, कि हमारा जो रीनल या फिर हेपेटिक इम्पेरिमेंट्स हमारे जो होते हैं, वहां पर हम लोगों को बेसिकली यहाँ पर एडजस्टमेंट थोड़ा सा जरूरत पड़ जाती है। लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट टर्म है, 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है। तो लोडिंग डोज हमारा क्या होता है बेटा जी, क्विकली अचीव्स डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल। हमारा अगर जो हमें क्विक हमारा जो हमारे डिजायर्ड प्लाज्मा लेवल है, जितना हमें प्लाज्मा लेवल की आवश्यकता है, अगर जो हमें वो चाहिए क्विकली चाहिए, तो हमारा लोडिंग डोज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और मेंटेनेंस डोज हमारा किस चीज के लिए रहता है बेटा जी, हमारा बेसिकली कीप ड्रग एट स्टडी स्टेट, कि हमारा जो ड्रग है वो स्टडी स्टेट यानी कि थेरेप्यूटिक विंडो में ही बना रहे, उसके लिए बेसिकली हमारा मेंटेनेंस डोज की आवश्यकता रहती है। एसेंशियल यूज फॉर द ड्रग विद इन लॉन्ग हाफ लाइफ, हमारा कि हमारा जो ड्रग की हाफ लाइफ से हमारा बेसिकली वो लॉन्ग रहे, इसके लिए भी हमारा ये जो लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज है, इन लोगों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल हमारा, जैसे गिवन कोई डोज है बेटा जी 500 mg, VD इसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 50 लीटर है, Ke हमारा 0.1 आवर है इनवर्स हमारा, और रो की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 आवर्स है।
तो कैलकुलेट स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन आफ्टर 5 डोजेस हमारा, तो हमारा बेसिकली यहाँ पर है जो हम लोगों ने अभी ऊपर फॉर्मूला देखा था, वहां पर जस्ट हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और वहां से हमारी क्या बेटा जी सिंपल से यहाँ से रिजल्ट अपना फाइंड आउट कर लेंगे। ओके जी, चलिएगा। अब यहाँ पर हम लोग आईवी बाउल डोजिंग का अगर जो हम लोग एडवांटेजेस के बारे में बात करें तो हमारा क्या है बेटा जी, इमीडिएट ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिलता है, एक्यूरेट और हमारा प्रिडिक्टेबल प्लाज्मा लेवल हम लोगों को देखने को मिलता है, और हमारा इमरजेंसीज में यूजफुल रहता है बेसिकली जो हमारा क्या आईवी बाउल डोजिंग है। हमारे एडवांटेजेस की बात हो गई। अब एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो डिसएडवांटेज हमारा क्या बेटा जी, इनवर्स मेथड है हमारा ये, रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी इफ नॉट टाइमली प्रॉपर्ली, अगर जो हम लोग सही प्रॉपर टाइमली चीजों को ना करें तो टॉक्सिसिटी होने का रिस्क बढ़ जाता है। और साथ ही साथ बात की जाए तो रिक्वायर मॉनिटरिंग इन क्लिनिकल यूज, हमारा कि हमारा क्या है बेटा जी क्लिनिकल यूज के लिए हमारी चीजें क्या है, मॉनिटरिंग हमारी रिक्वायर रहती है यहाँ पर। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज होते हैं जो कि क्या ऐसा जितने ज्यादा सीरियस वाले डिसएडवांटेजेस नहीं है, बट हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो होते ही हैं। अब ये हमारा पूरा ओवरऑल लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया कि आईवी बाउल मल्टीपल डोजिंग हमारा किस में हेल्प करता है, हमारा थेरेपेटिक ड्रग की मॉनिटरिंग के लिए, थेरेपेटिक लेवल को हम लोग मेंटेन करके रख सके उसके मेंटेनेंस के लिए हमारा बेसिकली यूजफुल रहता है। स्टडी स्टेट हमारा किस में बेटा जी, हमारा रिपीटेड डोजिंग में हमारा रीच आउट होता है। और अगर जो हम लोग बात करें तो अंडरस्टैंडिंग काइनेटिक हेल्प इन द डिजाइनिंग सेफ्टी एंड इफेक्टिव रेगिमीज, हमारे जो बेसिकली काइनेटिक्स है हमारा वो हमें किस चीज में अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारी ड्रग की डिजाइनिंग जो है वो सेफली कर सके और उसको इफेक्टिवली हमारा बना सके। क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि फार्मा का बच्चा ये सोचता कि मैथ डर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेटा जी हमारा क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें लोडिंग और मेंटेनेंस डोज की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए काफी सारी मेडिसिन ऐसी रहती है जिनका बेटा जी हाफ लाइफ जो टाइम पीरियड है वो काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनको जो थेरेपेटिक विंडो है ना, जो थेरेपेटिक लेवल है वहां पर एंटर करने में क्या हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा डिले यानी कि बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाता है। अब उसी टाइम टेबल को जो हमारा टाइम जो है वो जो डिले हो रहा है उसी को रिड्यूस करने के लिए हमारा लोडिंग और मेंटेनेंस डोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, तो ड्रग विद लॉन्ग हाफ लीव्स टेक टाइम टू रीच थेरेपेटिक लेवल। अब कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी रहती है कि जिनका लॉन्ग हाफ लीव रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा जी, उनको थेरेपेटिक लेवल में एंटर करने के लिए, थेरेपेटिक लेवल तक पहुंचने में क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो टू ओवरकम दिस डिले, अब इसी डिले को ओवरकम करने के लिए हमारा क्या बेटा जी लोडिंग और मेंटेनेंस डोज का हम लोग यूज करते हैं। अब लोडिंग और मेंटेनेंस डोज का यूज क्यों किया जाता है ना, मेन गोल क्या है, देखिए लोडिंग डोज क्या करता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन को बढ़ा देता है, और मेंटेनेंस डोज क्या करता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। रैपिड ऑनसेट एंड मेंटेन द डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमारा, और ये रैपिड ऑनसेट कौन करता है, लोडिंग डोज करता है, और हमारा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है बेटा जी, हमारा मेंटेनेंस डोज करता है। अब यहाँ पर अगर जो मैं लोडिंग और मेंटेनेंस डोज दोनों की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो लोडिंग डोज को हम लोग एलडी और मेंटेनेंस डोज को हम लोग एमडी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर जो बात करता हूं तो जो हमारा बेटा जी लोडिंग डोज रहता है हमारा क्या रहता है, हायर इनिशियल डोज टू क्विकली रीच थेरेपेटिक लेवल। हमारा जो हमारा हायर जो हमारा इनिशियल डोज है बेटा बेसिकली उसको क्विकली थेरेपेटिक लेवल पे रीच आउट कराने के लिए हमारा क्या बेटा जी लोडिंग डोज का उपयोग किया जाता है। और मेंटेनेंस डोज का यूज करते हैं कि रैपिड डोज टू मेंटेन हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन विद इन अ थेरेपेटिक विंडो, कि हमारा जो हमारी रैपिड मैंने बोल दिया, रिपीटेड डोज जो हमारी रहती है, तो रिपीटेड डोज का जो हमारा प्लाज्मा कंसंट्रेशन लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए थेरेपेटिक लेवल में ये सब काम हमारा कौन करता है, मेंटेनेंस डोज करता है। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है, लोडिंग मतलब क्या है, कोई चीज लोड कर दी गई और अब उसके भाट मतलब कि पूरा का पूरा लोड करके अब क्या है, करो या मरो वाली बात हो गई है ना जी, कि रैपिड जो काम कर रहा है काम खत्म करो, बात खत्म हो गई, लोड कर दो चलो ठीक है। और मेंटेनेंस डोज हमारी क्या चीजों को मेंटेन करने के लिए हमारा बेसिकली उपयोग किया जाता है। ठीक है जी, चलिएगा आगे की तरफ मूव करते और आगे बात करते बेटा जी हमारा व्हाइल लोडिंग डोज इज नीडेड, लोडिंग डोज की किस वजह से हमें नीड पड़ती है। तो देखिएगा बेटा जी हमारा रैपिडली अचीव किया जा सके स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन को, उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ी है। और उसके अलावा हमारा क्या यूजफुल रहता है हमारे ड्रग के लिए, जैसे जिन ड्रग की हमारी हाफ लाइफ ज्यादा बड़ी रहती है, जैसे हमारा क्या है डायोक्सिन का एग्जाम्पल लिया गया है। और हमारा क्या है, अगर जो हमें अर्जेंटली थेरेपेटिक नीड की आवश्यकता है तो वहां पर हम लोग लोडिंग डोज का कॉन्सेप्ट हमारा यूज करते हैं। और हमारा क्या है, अवॉइड डिले एसोसिएटेड विद रेगुलर डोजिंग, हमारा कि जो हमारा क्या रेगुलर डोजिंग है उसमें जो डिले एसोसिएशन है उसको अवॉइड किया जा सके, इसके लिए हमारा लोडिंग डोज का उपयोग किया जाता है। और लोडिंग डोज का बेटा जी जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, लोडिंग डोज बराबर हमारा क्या रहता है बेटा बेसिकली CSS मल्टीप्लाई बाय हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, VD रहेगा, और डिवाइडेड बाय हमारा क्या रहेगा बेटा जी F रहेगा। ये हमारा क्या है लोडिंग डोज का फॉर्मूला रहता है।
अगर जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमारा लोडिंग डोज का फॉर्मूला ये रहा। तो आप लोग फॉर्मूला का अगर जो चेक करेंगे, जो मैंने लिखा है सेम यही फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, कि LD बराबर CSS मल्टीप्लाई बाय VD डिवाइडेड बाय F। अब ये CSS हमारा क्या बेटा जी, हमारा डिजायर्ड स्टडी स्टेट हमारा कंसंट्रेशन है। अगर जो बात करते हो VD की, तो VD हमारा क्या बेटा जी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और F हमारा क्या है, बायो अवेलेबिलिटी। और हम लोग IV के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पर कितनी होती है बेटा जी, हमारी बेसिकली 1 रहती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो। आगे मूव करते हैं हमारा मेंटेनेंस डोज। अब मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला भी मैं यहीं पर ही बता देता हूं आप लोगों को। मेंटेनेंस डोज बराबर हमारा रहता है बेटा जी क्या, CSS मल्टीप्लाई बाय क्लियरेंस मल्टीप्लाई बाय रो, और क्या है बेटा जी, डिवाइडेड बाय हमारा रहता है F। अब क्या है CSS हमारा क्या बेटा जी, हमारा वही स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, हमारा CL हमारा क्या है, क्लियरेंस है, हमारा रो हमारा क्या बेटा जी, कितने टाइम इंटरवल में हमारी मेडिसिन दी जा रही है, और बेसिकली F हमारा क्या बेटा जी, हमारा सिंपल सा बायोएबिलिटी है। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, यही सेम फॉर्मूला आपको मिलेगा, CSS मल्टीप्लाई बाय CL मल्टीप्लाई बाय रो डिवाइडेड बाय F, हमारा यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमारा रो हमारा क्या बेटा जी, डोजिंग इंटरवल हमारा कितना है, CL हमारा क्लियरेंस है, यही बात मैंने आप लोगों को बताई। अब हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखने से पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को ग्राफिकल चीजों को रिप्रेजेंट करके यहाँ पर बताया गया। अब ये क्या है बेटा जी, मैंने इसको लास्ट लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किया था, मैं यहाँ पर आप लोगों को और भी क्लियरिटी के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात करेंगे, और हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा 100% तक चीजें कब तक पहुंच रही है। ठीक है जी, और हम लोग मेनली 4 से 5 इंटरवल को बेसिकली चेक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि मैंने कोई भी ड्रग है जो भी 0 लेवल पर मेरी बॉडी के अंदर थी, मैंने उसको बिल्कुल 100% हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया। अब क्या होगा, इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, 50% होगी। जब ये मेरी ड्रग बॉडी के अंदर 50% बची, दैट वाज फर्स्ट हाफ लाइफ। जब ये 50% बचती है तब मैं दूसरा अपना डोज देता हूं। अब 50% ऑलरेडी है, बाहर से 100% और दे दे तो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। अब 150 का हाफ लाइफ कितने पर आएगा, 75% पर आएगा, तो 75 आ जाएगा। 75 पर जैसे आएगा तुरंत मैं 100 और दूंगा तो 175 पर इसका क्या है, लेवल चला जाएगा। 175 का आधा हमारा कितना रहेगा, 87 पॉइंट समथिंग रहेगा हमारा, तो 87.5 हमारा परसेंटेज आ जाएगा। अब 87.5% में दोबारा 100% देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 187.5% हो जाएगा हमारा, है ना, जो लेवल हमारा चला जाएगा। अब यहां से कम होकर के कहां पर आएगा, 93.75 पर आएगा। 93.75 पर फिर से 100% देंगे तो 193.75 हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो डोज इंटरवल है वो हमारा कहां पर आएगा बेटा जी, 96.87 पर आएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या है, टाइम दर टाइम टाइम हमारी क्या चलती रहता है बेटा जी, हमारा हाफ लाइफ इंटरवल हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं, कब तक, हमारे 100% तक। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये थेरेपेटिक विंडो कितना बड़ा है, और उसके बाद में थेरेपेटिक विंडो हमारा क्या है, छोटा 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 होता जा रहा है। आप इन दोनों के बीच में देखिएगा कितना कम हमारा डिस्टेंस बचा है ना। यहाँ से यहाँ तक का आप ये कर्व देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का आप ये कर्व देखिएगा। ठीक है जी, ये वाला कर्व आप देखिएगा, और फिर इन दोनों के बीच का कर्व देखिएगा, और नेक्स्ट में तो बहुत ही कम बचेगा, यही हमारा रहता है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं बेटा जी, और आगे की तरफ हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं और बात करते हैं लोडिंग डोज का हमारा कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। तो देखिएगा लोडिंग डोज की कैलकुलेशन, जैसे मेरे पास में लोडिंग डोज का फॉर्मूला क्या था, LD बराबर था क्या बेटा जी, CSS मल्टीप्लाई बाय VD और डिवाइडेड बाय था F। अब मेरे पास में CSS की वैल्यू बेटा जी गिवन है, कितने बेटा जी, 10 मिलीग्राम है, 10 मिलीग्राम पर लीटर है। VD की वैल्यू मेरे पास में कितने बेटा जी, 50 पर लीटर है हमारी। और हमारा क्या बेटा जी, F की वैल्यू क्या है, हमारी 1 है, क्योंकि IV के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो यहाँ से लोडिंग डोज कितना आ जाएगा बेटा जी, हमारा 500 ग्राम मिलीग्राम आ जाएगा, यहाँ से हमारा 500 मिलीग्राम हमारा यहाँ से लोडिंग डोज आ जाएगा। तो यही तो हम लोग बस सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारी लोडिंग डोज का। ये रहा फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करी, सिंपल सा 500 मिलीग्राम आ गया। ऐसे हमारा मेंटेनेंस डोज के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मेंटेनेंस डोज का फॉर्मूला क्या था बेटा जी, मेंटेनेंस डोज बराबर था हमारा CSS मल्टीप्लाई बाय हमारा रेट ऑफ क्लियरेंस था, और मल्टीप्लाई बाय था रो, और डिवाइडेड बाय था क्या बेटा जी, हमारा F। अब CSS की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा जी, 10 मिलीग्राम है, 10 है। रेट ऑफ क्लियरेंस हमारा कितना है, 5 लीटर पर आवर है। रो की वैल्यू कितने टाइम पीरियड में दे रहे हैं, 12 घंटे में दे रहे हैं, और F की वैल्यू हमारे पास में बनी है। मेंटेनेंस डोज हमारा कितना हो जाएगा बेटा जी, 10 गुना 5 50, और 12 कितना हो जाएगा, 600 mg इन एवरी 12 आवर, है ना, इन एवरी 12 आवर। ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा जी, मेंटेनेंस डोज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी क्या बेटा जी, हमारा लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज को कैलकुलेट किया जाता है। बड़ा ही सिंपल और सरल सा तरीका है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। आगे बात करते हैं बेटा जी, हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि लोडिंग डोज के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। सबसे पहले बात की जाए
तो रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट इन इमरजेंसीज हमारा, कि इमरजेंसी कंडीशन में हमें रैपिड थेरेप्यूटिक इफेक्ट अगर जो देखना है तो वहां पर हमारा यूज होगा। मिनिमाइज द डिले इन अचीविंग द इफेक्टिव कंसंट्रेशन, की जो हमें इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो हमें अचीव करना है उसमें जो डिले हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए। और मस्ट बी केयरफुल कैलकुलेटेड टू अवॉइड टॉक्सिसिटी, और अगर जो हमें टॉक्सिसिटी को अवॉइड करना है तो हमें लोडिंग डोज की कैलकुलेशन सही से करनी चाहिए, यानी कि कैलकुलेशन तो कोई भी हो, हर कोई कैलकुलेशन हमें ध्यान से और सही तरीके से करनी चाहिए। वहीं पर बात की जाए मेंटेनेंस डोज के बारे में, तो बेटा जी हमारा क्या है, मेंटेनेंस थेरेप्यूटिक लेवल ओवर टाइम, हमारा जो थेरेप्यूटिक लेवल उसको उसके ओवर टाइम को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट सब थेरेप्यूटिक लेवल और ड्रग एक्यूमुलेशन, हमारा कि सब थेरेप्यूटिक लेवल जो है और सब एक्यूमुलेशन जो है हमारे ड्रग का उससे प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, और एडजस्ट रीनल और हेपेटिक हमारा इम्पेरिमेंट के लिए हमारा बेसिकली क्या है, उसके एडजस्टमेंट के लिए भी हमारा मेंटेनेंस डोज का उपयोग किया जाता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे डोज कैलकुलेशन का अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला हमारा बॉडी वेट और सरफेस एरिया कैसा है, साथ ही साथ एज और सेक्स क्या है ना, हमारा और ऑर्गन फंक्शन कैसा है, लीवर या किडनी किस प्रकार से फंक्शन कर रही है, ड्रग का इंट्रैक्शन कैसा है, और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा है, आईवी है, ओरल है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, कौन सा रूट है। तो ये सब फैक्टर्स हमारे हैं जो बेसिकली ड्रग हमारा बेसिकली ड्रग कैलकुलेशन को अफेक्ट करते हैं। बात की जाए बेटा जी व्हेन टू अवॉइड लोडिंग डोज, हमारे लोडिंग डोज को अवॉइड क्यों किया जाता है, क्योंकि नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग में वहां पर अवॉइड किया जाएगा, टॉक्सिसिटी रिस्क बढ़ सकता है इस वजह से अवॉइड किया जाता है, और पेशेंट विद द अल्टरेड वॉल्यूम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा तो जो पेशेंट हमारा जिनका क्या है अल्टर हो रहा है क्या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों ही कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, हमारा लोडिंग डोज को अवॉइड करेंगे, जो कि क्या है, क्योंकि लोडिंग डोज क्या करता है, रैपिड एक्शन शो को तो कर देता है, अब वो टॉक्सिक लेवल में चला गया तो फिर क्या करेंगे, है ना। और हमारा कॉमन ड्रग रिक्वायरिंग लोडिंग डोज, कौन कौन से हमारी मेडिसिन है, कौन कौन से हमारी ऐसी ड्रग्स है कॉमनली जिनको लोडिंग डोज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा डाइजोक्सिन हो गया बेटा जी, पेनिटोन हो गया, है ना, थियोफाइलिन हो गया, एमेड्रोन हमारा हो गया, और वॉरफेरिन हो गया। ये हमारी कुछ मेडिसिन हैं जिनको हम लोगों को क्या है बेटा जी कॉमनली हमारा लोडिंग डोज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि इनका जो हाफ लाइफ है वो क्या है, टाइम टेकन है, क्योंकि वो थेरेप्यूटिक लेवल में पहुंचने के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है हमारी। तो अगर जो मैं इस ओवरऑल लेक्चर की समरी की बात करूं तो बेटा जी हम लोगों ने लोडिंग डोज के बारे में बात करी कि हमारा लोडिंग डोज किस प्रकार से हेल्प करता है थेरेप्यूटिक लेवल में क्विकली इफेक्ट शो करने के लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने बात करी मेंटेनेंस डोज किस प्रकार से हमारा ड्रग कंसंट्रेशन स्टडी को मेंटेन करने का काम करता है, और हमारा जो बोथ यानी कि बोथ मस्ट बी केयरफुल कैलकुलेटेड फॉर सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी, कि हमें दोनों ही को लोडिंग को भी और मेंटेनेंस डोज को भी दोनों को ही सेफली कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि कि हमारा क्या हो सके, हमें सेफ और एक इफेक्टिव थेरेपी हमें देखने को मिल सके। और इसी के साथ में प्यारे बच्चों हमारे जो यूनिट नंबर 4 है बायोफार्मास्यूटिक्स की वो समाप्त हो जाती है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारी यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी 2 लेक्चरों के अंदर हमारी खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अपनी बायोफार्मास्यूटिक्स के लास्ट यूनिट के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ करके। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैं आप लोगों की थ्योरी लेकर के आता हूं। बाकी लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को फीडबैक जरूर देना है अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू या फिर ऐप पर टेस्टिमोनियल के ऑप्शन के थ्रू। मिलता आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।